नमस्कार स्टूडेंट। तो सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एक बार फिर सितारा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु, जिसको लेकर कुछ बातें कुछ टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु है तो वो जलवायु क्या है, कैसी है, जलवायु का निर्धारण कैसे होता है, या फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक थे। आज उसी जलवायु वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, किंतु यहाँ थोड़ा सा आप समझने पर अपने आप को तैयार रखें कि इसके अंतर्गत हम कुछ नया सा टॉपिक ऐड करेंगे, जो आप हो सकता है आपको किताबों में बिल्कुल थोड़ा सा दिया मिले। आपको इस टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यूं कह दूं, ये आप राजस्थान पढ़ लेना, चाहे आप कभी भारत पढ़ लेना, चाहे आप कहीं विषयों के बारे में चर्चा कर लेना, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो हर जगह आपके काम आने वाला है। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टॉपिक है यहाँ पर इसी जलवायु के अंतर्गत कहीं ना कहीं योगदान आएगा हवाओं का, या हम कहें पवनों का, कि पवन जो है या पवनें जो हैं, उन पवनों का या हवाएं हैं, उन हवाओं का यहाँ रोल अपने देखेंगे। उन हवाओं का यहाँ क्या योगदान होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। जब हवाओं की बात आएगी तो हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले आप हमेशा ही कोशिश करें, जब भी आप यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मेरी तरफ से यही सुझाव है, दिया गया जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से बारीकी से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने ऐसे टॉपिकों को एक बार समझ लिया वो हमेशा आपके काम आना है। जब हवाओं की बात है तो ध्यान रखना, यहाँ हवाओं का वर्गीकरण करेंगे तो हवाएं यहाँ आप क्या देखोगे, आपको तीन अलग अलग भागों में दिखाई देंगी। एक हम कह सकते हैं स्थायी पवनें, एक होंगी आपकी मौसमी, जैसा मौसम होगा उसके हिसाब से, या उन्हीं को कहा जाता है मानसूनी, कि हवाएं हैं। तो उन हवाओं का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो हवाएं हमारे पास तीन अलग अलग, एक स्थायी है, एक मौसमी या मानसूनी, और एक यूं कह दूं तो वो है आपकी स्थानीय। तो पहला तो आपके पास ये वर्गीकरण है हवाओं को लेकर। अब बात आती है, यहाँ हमने कह दिया कि ये हवाएं हैं जी, किंतु इन हवाओं में होगी कौन कौन सी? तो जैसे स्थानीय जो हवाएं हैं, लोकल हैं, तो स्वभाव है तो कैसा होगा? या तो कह सकते हो आप गर्म होगी, या कह सकते हो आप कैसी होगी? ठंडी होगी। कि स्थानीय लोकल हवाएं जैसा मौसम होगा, जैसी परिस्थितियां होंगी, उसके आधार पर ये आप कह सकते हो तो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ये ठंडी। जब मौसमी या मानसूनी की बात है तो इसके अंतर्गत जलवायु दशाएं परिवर्तित होती हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, एक हवा चलती है जिसको कहा जाता है पर्वत समीर, यानी पर्वतीय भागों से वो चलेंगी। अब ये कैसे चलेंगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक होती है घाटी समीर, तो पर्वतों के नीचे का जो भाग है गहराई वाला, उन भागों को हम घाटी कहेंगे। एक होगा तो उसके अंतर्गत जब आप पढ़ोगे वो होगी जलीय समीर, यानी जलीय भागों से चलेगी और स्थलीय भागों की ओर चलती है, किंतु कैसे चलती है, किस वजह से चलती हैं, वो सारी की सारी बातें। और एक होगी आपके पास स्थलीय समीर। तो यानी यहाँ मानसूनी या मौसमी जो हवाएं हैं, उन हवाओं में जब आप पढ़ोगे तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे: पर्वत समीर, घाटी समीर, जलीय समीर, स्थलीय समीर। और इन सब से भी महत्वपूर्ण है तो आपके पास ये है, इन सभी से भी महत्वपूर्ण है तो आपके पास है ये स्थायी हवाएं। इन स्थायी हवाओं की जब आप बात करोगे तो ध्यान रखना, इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। एक नंबर पर आती है ध्रुवीय, नंबर 2 आती है पछुआ, और नंबर 3 आती है व्यापारिक। यानी अभी जो आप वर्गीकरण पढ़ रहे हो उस वर्गीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें, जिसका यहाँ अहम योगदान रोल मिलने वाला है, तो वो आपकी स्थायी पवनें हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, हवाओं की पवनों की बात आ रही है तो हमेशा ध्यान रखना हवाएं तीन प्रकार की मिलेंगी, एक स्थायी होगी, एक मौसमी होगी, एक स्थानीय होगी। स्थायी हवाओं का यहाँ वर्गीकरण तो एक ध्रुवीय है, एक पछुआ, एक व्यापारिक। मौसमी या मानसूनी है तो इसमें एक पर्वत समीर, घाटी समीर, जलीय समीर, स्थलीय समीर। क्या होगी, कैसी होगी, किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेंगी, वो आएगा। और एक होगी स्थानीय, तो स्थानीय के अंतर्गत हम कहेंगे तो एक हो सकती है आपके गर्म और एक होगी ठंडी। अब ये क्या होंगी, कैसे होंगी, सब पर हम चर्चा करेंगे, सबको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बार बार मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, यही प्रयास रहेगा कि आप इन टॉपिक को अच्छी तरीके से समझें। क्यों? क्योंकि इसमें आप राजस्थान ही नहीं, आप भारत भी पढ़ रहे हो, और भारत ही नहीं आप इसमें विश्व भी पढ़ रहे हैं। तो एक ही टॉपिक को आप तीन जगह पढ़ो जरूरी नहीं, उसी एक टॉपिक को आप एक ही जगह पढ़ लो, तीन जगह आपके काम आएगा। हो सकता है आज आप अकेला राजस्थान पढ़ रहे हो, किंतु भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी भारत विश्व की, तो ये बातें आपके उस दौरान हमेशा काम आने वाली हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या वर्गीकरण होगा, कैसे होगा, इन सब को हम क्या करेंगे, एक सीधे से मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा एक सरल सा मैप हम कहें, उसके माध्यम से हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या होगा, कैसे होगा। देखें कि संपूर्ण जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को जैसे ही हम विभाजित करते हैं तो हमें पता है बीचों बीच हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री अकेली नहीं, यहाँ 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। प्रत्येक लाइन को अच्छी तरीके से समझना, प्रत्येक लाइन को आप अच्छी तरीके से समझना, ध्यान रखना क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। सेकंड है तो इसके अंतर्गत केवल और केवल आता है 30 से 35 डिग्री उत्तर। थर्ड अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत थर्ड में आप जब देखोगे तो यहाँ आता है आपका 60 से लेकर और 65 डिग्री उत्तर, और सबसे ऊपर का जो छोर है उस छोर को आप कहते हो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। इसके बिल्कुल विपरीत आ जाओ आप, इसके बिल्कुल विपरीत आ जाओ आप, जिसमें आप क्या पढ़ोगे 30 से लेकर 35 डिग्री दक्षिण, यूं कह दें या फिर ये कह दो 60 से लेकर 65 डिग्री दक्षिण, ये भी है यहाँ पर, और सबसे नीचे हमें पता है तो वो है 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ ये आपका इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आप जब देखो तो यहाँ ये जो भाग है जिसको आपने यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है, भूमध्य रेखा वाला भाग 0 डिग्री, 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण एक साथ आ गया। 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री ये उत्तर है, ये दक्षिण है। 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण आ गया। 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। उम्मीद है यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट किसी के भी नहीं होगा। अब यहाँ इसको हम समझेंगे ये क्या है, इनको हमने किस रूप में प्रदर्शित किया है। तो ध्यान रखना, नंबर 1 वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, एक को लिखूंगा, सरल शब्दों में लिख रहा हूं, आप समझ लें, ध्यान करें। 0 से और 5 डिग्री का जो भाग है उस भाग को हमेशा ही क्या कहा जाता है, तो ये भाग कहलाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यानी इस पेटी शब्द का मतलब हो गया ये जो हमने यहाँ लाइनें प्रदर्शित की है, डबल लाइन, उनके बीच का जितना एरिया है वो एरिया। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण के बीच के भाग है, उन भागों को आप प्रदर्शित कर रहे हो, वो कहला रहे हैं आपके भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास ये है 30 से और 35 डिग्री उत्तर, या फिर हम यूँ कह दें 30 से और 35 डिग्री दक्षिण। इनको आप क्या प्रदर्शित करोगे, तो ध्यान रखना ये है आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। शब्दों पर ध्यान रखें, आप पढ़ रहे हो, बस यहाँ मैं इनको अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 30 से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री दक्षिण, सेम कंडीशन है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ ये हो जाएगा। लास्ट में अगर हम करेंगे तो ये है हमारे पास 60 से 65 डिग्री उत्तर, और ये है हमारे पास 60 से 65 डिग्री दक्षिण। इनको जब हम प्रदर्शित करें तो ये क्या होगा, ये होगा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यानी इसके अंतर्गत वायुदाब है तो कैसा है, निम्न है। और लास्ट की इसकी अगर हम बात करें, ये चाहे आपका हो या फिर ये आपका 90 डिग्री दक्षिणी वाला भाग हो, इसको आप प्रदर्शित करोगे तो ये है आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब आपको इसमें क्या समझना है, क्या ध्यान रखना है, उस बात पर ध्यान दो भाई। हमने यहाँ क्या प्रदर्शित किया है, यहाँ पर हमने ये पेटियाँ प्रदर्शित की है, या मैं यूँ कह दूँ, अगर आप एक बार के लिए देखो तो आपने जो ये आंकड़े प्रदर्शित किए हैं तो कितने हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये क्या है, 7 है। आपने यहाँ 7 अलग अलग आंकड़े प्रदर्शित किए हैं, किंतु अब इन 7 की बात करें तो ये सारी 7 की 7 क्या मानी जाती है, वायुदाब की पेटियाँ। अगर हमसे ये पूछा जाता है वायुदाब की पेटियों की कुल संख्या, जब अगर हम कुल संख्या की बात करेंगे तो ध्यान रखना इन वायुदाब की पेटियों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या आप कितनी लिखोगे, 7 लिखोगे। आप 7 कह सकते हो, किंतु अगर आपसे ये पूछा जाता है
मुख्य रूप से वायुदाब की पेटियां, तो ध्यान रखना मूल रूप से वायुदाब की पेटियों की संख्या केवल और केवल होगी 4 होगी। 7 आपके सामने है, 7 आपके सामने है, किंतु 4 कैसी होगी? भूमध्य रेखा वाली को 1 दिया जाएगा, 1। इस 30 से 35 डिग्री उत्तर कह लो या दक्षिण कह लो, ये 1 और ये 1, दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे मुख्य के अंतर्गत, दोनों मुख्य में 1 ही आएगी। 30 से 35, 30 से 35 उत्तर और दक्षिण यानी 1 हो गई। ऐसी सेम कंडीशन कहाँ है? 60 से 65 उत्तर, 60 से 65 दक्षिण, ये 3 नंबर। और लास्ट के अंतर्गत जो ध्रुवीय भाग है, चाहे आपका उत्तरी है चाहे आपका दक्षिणी है, क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करें, वायुदाब की पेटियों की संख्याओं की बात हो तो टोटल आपके सामने हमेशा ध्यान रखना 7 है। अगर मूल रूप से मुख्य रूप से अगर आप देखोगे ना तो केवल और केवल 4 ही मिलेंगी, जिसमें क्या होगा? एक भूमध्य रेखा की, एक अपने उपोष्ण कटिबंधीय, एक उपध्रुवीय और एक होगी हमेशा ही ध्रुवीय क्षेत्रों की वायुदाब पेटियां। अब ये आपने यहाँ समझ लिया। अब इसके समझने के साथ साथ हमें यहाँ कई सारी बातें और भी इसी मैप के द्वारा समझनी है। क्यों? क्योंकि बस खाली इस मैप में सब कुछ बातें हैं हमारे पास जिनको हमें समझना है। इस मैप से हमारा यहाँ आसानी से काम चल जाएगा सारा का सारा। जितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो जितने क्वेश्चन बनेंगे इन पेटियों को लेकर, इन क्षेत्रों को लेकर, वो यहाँ सारे के सारे हैं हमारे सामने। तो इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने कह दिया ये वायुदाब की पेटियां हैं और इन पेटियों के अंतर्गत ये ऐसी ऐसी कंडीशन है। अब समझो क्या है। हमने क्या कहा है? ये भूमध्य रेखा का भाग है, उस भूमध्य रेखीय भाग पर वायु का दबाव कैसा है? तो ध्यान रखना यहां पर वायुदाब क्या है? कम है। भूमध्य रेखा वाले भाग पर वायु का दबाव कम है। क्यों है भाई कम? क्योंकि इन भागों पर सीधी सी बात है, तापमान क्या है? तापमान क्या है? अधिक है। वायुदाब कम है तो तापमान अधिक है। अगर हम ये कह दें तापमान और वायुदाब में हमेशा विपरीत संबंध होता है, ये सत्य है कि तापमान और वायुदाब में हम कहेंगे तो विपरीत संबंध होगा। जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, जहां वायुदाब अधिक होगा वहां तापमान कम होगा। तो ये जो क्षेत्र विशेष है वो होगा। इसका जस्ट आप उल्टा देख लो, ध्रुवीय भाग है, उन ध्रुवीय भागों पर हमें पता है तापमान क्या है? कम है। तो तापमान अगर कम होगा तो वायु का दबाव क्या हो जाएगा? क्या होगा? अधिक होगा। तो ये दोनों कंडीशन यानी 2 पेटियां, एक तो भूमध्य रेखा वाली और एक ध्रुव। ध्रुव चाहे आपका उत्तरी ले लो चाहे आपका दक्षिणी ले लो, दोनों को आप एक साथ ले लो, अलग अलग ले लो, जैसी आपकी मर्जी। भूमध्य रेखा और ध्रुवीय भागों पर आप देखोगे तो तापमान और वायुदाब में बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत संबंध है। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात होगी, ये जो क्षेत्र विशेष होगा यानी भूमध्य रेखा वाला भाग होगा, यहाँ की जो पेटी होगी वो पेटी कैसी होगी? तापजन्य। यानी यहाँ पर प्रभाव किसका मिल रहा है? तापमान की अधिकता का। दूसरा यहाँ ये जो क्षेत्र विशेष है यहाँ पर भी तापमान का प्रभाव है, तो ये भी क्षेत्र विशेष है या ये भी पेटी है आपका, ये एरिया भी है, तो ये भी क्या है? तापजन्य ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने बार बार बोला है अभी कि वायुदाब की पेटियों की संख्या मुख्य रूप से 4 है, जिन 4 में से भूमध्य रेखा और ध्रुवीय भाग, ये जो 2 पेटियां हैं, इन दोनों पेटियों का संबंध हमेशा माना जाता है तापमान से। तभी आप किताबों में जब पढ़ते हो तो इनके बारे में कहा जाता है ये कैसी वायुदाब की पेटियां हैं? तापजन्य हैं, तापमान पर आधारित हैं। जबकि इनके बीच का जो बच गया भाग 30 से 35 डिग्री, 60 से 65 डिग्री उत्तर दक्षिण, यहाँ पर किसी भी प्रकार से तापमान और वायुदाब के विपरीत संबंधों की गणना यहाँ नहीं होगी। यहाँ ध्यान रखना इन भागों पर, इन दोनों क्षेत्रों पर यहां क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव मिलता है कि दोनों भाग हैं, दोनों ये जो क्षेत्र विशेष है 30 से 35, 60 से 65 उत्तर और दक्षिण, यहां जो वायुदाब की पेटियां हैं इन पेटियों वाले भागों पर हमेशा ही पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी घूर्णन की वजह से इन दोनों पेटियों को माना जाता है, ये पेटियां हमेशा कैसी मानी जाती है? गतिजन्य।
यानी 30 से और 35 और 60 से और 65 डिग्री इनके बीच की जो भी वायुदाब की पेटियां हैं, दोनों ध्रुवीय अपने दोनों गोलार्धों में, उन दोनों पेटियों को ध्यान रखें हमेशा ही होगी ये गतिजन्य, और इस गतिजन्य का संबंध है तो पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो तापमान, वायुदाब, यहाँ की जो जलवायु दशाएं, इनके अंतर्गत क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो आपकी जो 4 वायुदाब पेटियां, भूमध्य रेखा और ध्रुवीय भाग, इन दोनों का संबंध तापमान से है, तो इस वजह से इसको हमेशा कहेंगे तापजन्य। और 30 से 35, 60 से 65 डिग्री के अक्षांशों के बीच का भाग होगा, वहां जो वायुदाब की पेटियां होंगी वो पेटियां हमेशा ही कैसी होगी, गतिजन्य होती हैं। तो मूल रूप से हमारे पास पहला तो ये पार्ट हो गया जिसमें आप पढ़ रहे हो कि वायुदाब की पेटियां और इनका यहाँ वर्गीकरण हो गया, इनका एरिया हो गया, इनका नामकरण हो गया, इनके अंतर्गत वायुदाब कैसा है, कम है, ज़्यादा है, वो सारी बातें इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। अब इसी पार्ट को जब हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो इसके में अंतर्गत कई सारी और भी बातें हैं, उन बातों पर हम क्या करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत हम यहाँ इसी डायग्राम के माध्यम से और कई सारी जो बातें, उन बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे। वो क्या होगा, कैसे होगा, सारी बातें, तो उनमें क्या क्या आएगा वो देखें। तो हमें यहाँ पता है या हमने क्या कहा है, उन बातों को बार बार दोहरा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। क्या होगा, हमने क्या कहा है, हमने कहा है जी ये भूमध्य रेखा का भाग है, इन भागों पर क्या है, निम्न वायुदाब है। यहाँ क्या है, उच्च वायुदाब है। यहाँ क्या है, निम्न वायुदाब है। यहाँ क्या है, उच्च वायुदाब है। सेम कंडीशन, नीचे आ जाओ तो यहाँ क्या है, उच्च वायुदाब है। यहाँ क्या है, निम्न वायुदाब है। यहाँ क्या है, उच्च वायुदाब है। सेम ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर हमारे सामने बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन है, ऐसी ही यहाँ पर हमारे पास वायुदाब की पेटियाँ हैं। अब हमें क्या करना है, क्या बातें ध्यान रखनी है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, जिस भाग पर, जिस क्षेत्र पर वायु का दबाव अधिक होगा वहाँ से हवाएं चलेंगी और किस ओर, निम्न वायुदाब की ओर। यहाँ पहला हमारा नियम कहेगा ध्रुवीय जो भाग है, उन ध्रुवीय भागों पर तापमान कम है तो हवा का दबाव स्वाभाविक सी बात है क्या है, ज़्यादा है। और जब हवा का दबाव यहाँ अधिक होगा तो इन ध्रुवीय भागों से और भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखीय भागों पर यहाँ पर वायु का दबाव कम दिखाई दे रहा है, तो दोनों ओर से, ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की ओर क्या आएगी, हवाएं आएंगी। किंतु यहाँ बीच में आप क्या देखोगे, ध्रुवों से जैसी हवाएं आएंगी तो बीच में यहाँ 60 से 65 डिग्री भाग तक तो आ जाएंगी, बीच में फिर उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा, तो यहाँ हवाएं आएंगी नहीं, यहाँ से वापस फिर ध्रुवों की ओर या भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इसी क्षेत्र में इन्हीं वायुदाब की पेटियों के बीच में हम हवाओं को भी साथ साथ प्रदर्शित करेंगे, एक एक को करते जाएंगे, उसके बाद उनका नामकरण करेंगे, उनकी दिशा करेंगे, उनका अन्य कोई स्थानों से संबंध करेंगे। तो यहाँ जब ध्रुवीय भागों से, यानी विशेष कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चलेंगी तो हवाएं चलेंगी तो यहाँ बिल्कुल ये सीधी नहीं चलेंगी, उनके चलने की दिशा कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ जो चलने वाली हवाएं हैं उन हवाओं की दिशा कुछ ऐसी है, पहला तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर यूँ कहूँ, ये जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं को अगर हम नामकरण दें, इनका नामकरण करें तो वो हवाएं कैसी हैं, ध्रुवीय पवनें, जो हमने पढ़ा था स्थायी पवनों के अंतर्गत ही आने वाली एक हवा है। दूसरा, ध्रुवीय भागों से चल रही है भूमध्य रेखा की ओर, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसको आप क्या कह सकते हो, ध्रुवीय पवनें। अब इसमें आपका निकल कर क्या आएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से इसकी दिशा, और दिशा भी हमसे कहाँ से पूछी जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में। अभी केवल उत्तरी गोलार्ध की ही हम बात कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली ध्रुवीय हवाएं हैं, उन हवाओं की दिशा कैसी है, तो एक ही शब्द में, एक ही लाइन के अंतर्गत लिख रहा हूं, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है। तो यानी उत्तर और पूर्व, तो ये आपका उत्तर और ये आपका पूर्व से चलेगी, बिल्कुल सीधी तो आ नहीं रही, तो किस ओर आ रही है, दक्षिण और पश्चिम की ओर। तो किस ओर आएगी,
दक्षिण और पश्चिम की ओर। ये शब्द हैं, ये लाइनें हैं, आपको बिल्कुल सीधी याद नहीं रहेगी। हमेशा जब आप कोशिश करें तो इनको आप डायग्राम में प्रदर्शित करें, उसके बाद इनका आप निर्धारण करें। याद किया हुआ है, कई बार ऑन टाइम पर ध्यान नहीं रहता, रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में होता है कि ये सही भी होगा या नहीं होगा, वहाँ आप चांस लेना नहीं चाहेंगे। तो ध्यान रखना, उस टाइम पे आपके दिमाग में ये मैप, ऐसा डायग्राम होना चाहिए। उसके आधार पर आप निश्चित रूप से 100% आकलन कर सको भी बिल्कुल ये सही है। रिपीट कर रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय भाग से भूमध्य रेखा की ओर हवा चल रही है, उस हवा को हमने कहा है ध्रुवीय। दूसरी बात, ध्रुवीय हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ इनके चलने की दिशाओं की जब बात होती है तो ये उत्तर है और ये पूरब है। इस दिशा से चल रही है, बिल्कुल सीधी लंबवत नहीं आएगी, बार बार कह रहा हूँ, उत्तर पूर्व दिशा से चलेगी। और किधर? दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर। कौन सी? ध्रुवीय। सेम डिट्टो आप कह सकते हो। तो जैसी उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय चल रही है, वैसी ही यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत एक हवा और आएगी और उस हवा को हम पढ़ेंगे, वो हवा होगी तो कौन सी? तो ध्यान रखना, इसको हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे, इन हवाओं का नामकरण करेंगे, तो वो हवाएं होंगी आपके व्यापारिक। ये हवाएं होंगी आपके, तो कौन सी होगी? व्यापारिक। कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनें जिस दिशा से जिस दिशा की ओर चलती है, सेम उसी कंडीशन के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध में ही चलती हैं व्यापारिक हवाएं। किंतु हमसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय हवाएं चलती हैं, तो ध्रुवीय भागों से लेकर और उप ध्रुवीय क्षेत्र विशेष है उनके बीच में उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय हवाएं चलेंगी, तो ध्रुवों से लेकर और उप ध्रुवीय यानी 90 डिग्री से लेकर और ये 60 से और 65 डिग्री के बीच का जो भाग है, वायुदाब की पेटी है, उस पेटी के बीच में यहाँ ये चलेगी। और व्यापारिक की बात है तो व्यापारिक आपकी चलेगी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर। कई बार इन वायुदाब की पेटियों के आधार पर भी हो सकता है हमसे इन हवाओं के बारे में, इनकी दिशाओं के बारे में पूछा जाए, तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात थी इन व्यापारिक हवाओं की दिशा, तो आपको यहाँ इस लाइन को दोबारा रिपीट करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने कह दिया जैसी जिस दिशा से ध्रुवीय चल रही है, उत्तर पूर्व दिशा से सेम उसी दिशा के अंतर्गत चलेगी, तो कौन सी चलेगी? व्यापारिक चलेगी। बिल्कुल सिंपल सा है। अब बात आ जाए यहाँ इसके बिल्कुल बचे हुए भाग में, जिसके बीच का जो बचा हुआ भाग है, उस भाग पर अगर आप जब प्रदर्शित करोगे तो यहाँ प्रदर्शित की हुई हवाएं हैं, उन हवाओं की जब दिशा है, उस दिशा का जब वर्गीकरण है, तो यहाँ पर हवाएं हैं, वो हवाएं कौन सी होंगी? उनको आप दे सकते हो, वो होती है पछवा। यानी ध्रुवीय और व्यापारिक, इनके बीचों बीच उनके बिल्कुल विपरीत दिशा में चलने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं को अगर कहें तो वो हवाएं आपकी होगी, तो वो कैसी होगी? वो पछवा होगी। यहाँ आपके लिए जरूरी रह जाता है इन पछवा हवाओं की दिशा, तो ये आपके ध्रुवीय और व्यापारिक के बिल्कुल विपरीत होंगे। जैसे यहाँ दिशा है तो ये दक्षिण और पश्चिम से चलेंगी, और किधर? उत्तर और पूर्व की ओर। कि ये दक्षिण और पश्चिम दिशा से चलेगी, और किस दिशा की ओर चलेगी? उत्तर और पूर्व दिशा की ओर। ये तीन हवाएं हैं जिनका हमने नामकरण किया था स्थायी हवाओं में, एक ध्रुवीय, एक पछवा, एक व्यापारिक। अभी हमने इनको प्रदर्शित किया है केवल और केवल कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में ही अभी इनको हमने प्रदर्शित किया है। इनके चलने की दिशा को हमने प्रदर्शित किया है। वायुदाब की पेटियां हैं, उनके बीच का कौन सा भाग है जहां पर ये चलती हैं, और इनमें समानताएं क्या है या एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कौन सी है, उनको हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बात आती है बिल्कुल नीचे वाले भाग की, हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध की। उत्तरी ध्रुव में ध्रुवीय थी, तो दक्षिण ध्रुवीय भाग में, दक्षिण गोलार्ध में भी क्या होगी? ध्रुवीय होगी। सेकंड पर जहां हम करेंगे तो व्यापारिक होगी, और इनके बीच में कैसी होगी? पछवा होगी। किंतु खास बातें क्या हैं? वो खास बात ये है, यहाँ इनकी दिशाओं में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसा होगा? तो यहाँ कुछ आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे ही डायग्राम बनता है, बनने के साथ ही आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर इन हवाओं की दिशा है वो कैसी है, या इनको आप किस दिशा में प्रदर्शित कर सकते हैं, या ये कैसे प्रदर्शित की हुई है। बार बार यहाँ पर अलग से कुछ बताने की जरूरत शायद न पड़े। ये कैसी है?
ध्रुवीय, ये कैसी है, व्यापारिक। और हमने क्या कहा था, उत्तरी गोलार्ध में जैसे ध्रुवीय चलेगी सेम कैसी चलेगी, व्यापारिक चलेगी। तो अब अगर दक्षिण गोलार्ध की बात हो तो दक्षिणी गोलार्ध में भी जैसे ध्रुवीय चलेगी वैसी कौन सी चलेगी, व्यापारिक चलेगी। बस दिशा की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण और पूर्व, वहाँ पर क्या थी, उत्तर और पूर्व। वो उत्तर था, ये दक्षिण है, पूर्व की जगह पूर्व रह गया। यहाँ पर ध्रुवीय हवाओं की दिशा कैसी है, तो दक्षिण और पूर्व दिशा से चल रही है। और किस दिशा की ओर चल रही है, उत्तर और पश्चिम की। जैसी यहाँ पर ध्रुवीय चल रही है उसी दिशा के अंतर्गत कौन सी चल रही है, व्यापारिक भी चल रही है। जैसे यहाँ पर ध्रुवीय वैसी कौन सी है, व्यापारिक है। और इनके बीच में हमने क्या किया था, बिल्कुल विपरीत प्रदर्शित किया था। बिल्कुल यहाँ विपरीत दिशा अगर आप देखो तो विपरीत दिशा आपको नजर आएगी, तो वो किसकी आएगी, पछुआ हवाओं की। बिल्कुल यहाँ पर विपरीत दिशा प्रदर्शित आप देखोगे तो वो होगी पछुआ की। कैसी होगी, उत्तर और पश्चिम से किस दिशा की ओर होगी, दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर। तो यानी यहाँ पर वायुदाब की पेटियां और उन्हीं पेटियों के बीच के अंतर्गत देखो तो आप प्रदर्शित कर रहे हो हवाएं कौन सी, स्थायी हवाएं, निश्चित जो हैं, ध्रुवीय, व्यापारिक, पछुआ। अब यहाँ ये मत समझना आप ये 6 हो गई कि जी 3 उत्तरी के अंतर्गत 3 दक्षिणी में, यही 3 यहाँ है और यही 3 यहाँ है ये 3 ही बस। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कुछ अलग होगी, दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत इनकी दिशा कुछ अलग देखने को मिलेगी। अब इसमें अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर क्या बात होगी, जो भूमध्य रेखा का भाग है, जिस भाग की हमने बात की है, जो निम्न वायुदाब की पेटी है, क्योंकि इस भाग पर वायु का दबाव सबसे कम माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि इन भाग पर तापमान का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। भूमध्य रेखीय भागों पर सूर्य की स्थिति है उसको अगर आप देखो तो वो आपको ज़्यादा यहाँ इस भाग पर नजर आएगी। और जितना ज़्यादा तापमान होगा वायुदाब का प्रभाव उतना ही कम मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो दोनों गोलार्धों से जब हवाएं आएंगी, कौन सी आएगी, व्यापारिक। दोनों गोलार्धों से यहाँ हवाएं आएंगी, व्यापारिक आएंगी। निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, हवाएं आएंगी धीरे धीरे आकर और इकट्ठी होगी, और हवा का दबाव जितना कम होता जाएगा हवा की गति है उतनी ही धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। कि वायुदाब अगर अधिक होता है तो हवा की गति अधिक होगी, यहाँ पर वायु का दबाव कम है तो हवाओं की गति भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हवाएं यहाँ आकर धीरे धीरे और क्या हो जाएगी, मंद हो जाएंगी और लगभग क्या हो जाएगी, स्थिर सी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और जब हवाएं आकर इस भाग पर शांत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, इसी वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है शांत पेटी। इसी वजह से इसी क्षेत्र को, यानी भूमध्य रेखीय वाला भाग है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाला भाग है, इसी भाग को ही कहा जाता है शांत पेटी, या इसी भाग को ही कहा जाता है डोल ड्रम। यानी भूमध्य रेखा का जो निम्न वायुदाब का भाग है उस भाग को ही कहा जाता है शांत पेटी। हवाएं आकर यहाँ एकत्रित हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, इसको आप शांत पेटी, इसको आप डोलड्रम पेटी कहोगे। और यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट दिन सूर्य उदय होगा, तापमान का प्रभाव होगा, हवाएं यहाँ से गर्म हो जाती हैं और धीरे धीरे हल्की होकर और फिर क्या होगी, इन भागों से और धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर उठेगी, इन भागों से ऊपर उठेगी और ऊंचाई पर जाएंगे। ऊंचाई पर जैसे जाएंगे तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान का प्रभाव कम होगा, हवाएं धीरे धीरे क्या होंगी, ठंडी होगी, ठंडी होने से भारी होंगी और वापस इन उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में आ जाएंगी। और इससे क्या हो जाएगा, हवाएं आकर और उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में जमा होकर वापस उच्च दबाव से और निम्न दबाव की ओर चलती हैं। और यहाँ लास्ट में एक बात आएगी, हमेशा ही ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली चाहे आपके ध्रुवीय हो, चाहे आपके पछुआ हो, चाहे आपके व्यापारिक हो, कोई सी भी हवा हो, हवा हमेशा ही उत्तरी गोलार्ध में, और जैसे ही मुड़ेगी तो एक नियम है, उस नियम को कहा जाता है फेरल का नियम। इस फेरल के नियम के आधार पर यह कहा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली जो हवाएं हैं वो हवाएं हमेशा ही अपने किस ओर मुड़ती हैं, दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली, चाहे आपके ध्रुवीय, चाहे आपके पछुआ, चाहे आपके व्यापारिक है, कोई सी भी हवा है
यहाँ पर चलते टाइम लास्ट के अंतर्गत फेरेल के नियम के अनुसार क्या होगी, हमेशा ही अपने दाईं ओर मुड़ेगी। और दाईं ओर मुड़ रही है तो इसका मतलब है इसको आप, इस वर्गीकरण को आप जब देखोगे तो इस वर्गीकरण में एक नतीजा निकल कर आएगा, यहाँ जो हवाएं हैं, हवाएं जब मुड़ तो जाएगी, मुड़ने के साथ जैसे जैसे ये घूर्णन करेगी तो इनके घूर्णन की दिशा हमेशा कैसी होगी, तो वो होगी कैसी, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के समान। कि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली जो भी हवाएं, तीनों, कोई सी भी हो, तीनों की तीनों हवाएं, उन हवाओं की दिशा अगर आप देखोगे तो वो हमेशा हम कह रहे हैं कि दाईं ओर मुड़ेगी। दूसरा है इनके मुड़ने के बाद जो इनका सर्किल बनेगा, ये घूमेंगी तो वो सर्किल कैसा होगा, वो हमेशा ही होगा क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की दिशा के समान होगा। और जब आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करोगे तो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत बिल्कुल इसका आप विपरीत कह सकते हो, बिल्कुल आप इसका क्या कह सकते हो, विपरीत कह सकते हो। यहाँ जो भी हवाएं चलेंगी वो हवाएं क्या होंगी, अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी और इसी की वजह से इनकी दिशा है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, घड़ी की सुई की दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। यहाँ बार बार कह रहा हूँ, चाहे आपके यहाँ पर व्यापारिक हो, चाहे पछुआ हो, चाहे आपके कैसी हो, ध्रुवीय हो, हवाएं चाहे कोई सी भी हो, कैसी भी हो, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में हवा हमेशा अपने बाईं ओर मुड़ेगी, जिससे ये सर्किल बनेगी। वो सर्किल आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की दिशा के बिल्कुल विपरीत होगा। उत्तरी गोलार्ध में हवा हमेशा ही अपने दाईं ओर मुड़ेगी, इनके द्वारा बनने वाला जो सर्किल होगा वो सर्किल हमेशा ही कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की दिशा के बिल्कुल समान होगा। एक तो आप ये पढ़ते हो। इसके बाद इसी के अंतर्गत एक छोटी सी बात और भी आती है जो आपके किताबों में आपने कहीं पढ़ी देखी होगी जरूर। अब वो भी इंटरेस्टिंग सी एक बात है, वो क्या है, यहाँ पर जब आप पढ़ते हो तो आपने जरूर कभी पढ़ा होगा गरजते चालीसा, भयंकर पचासा और चीखते साठा। यानी ऐसे कुछ शब्द हैं, शब्दावलियां हैं या कुछ नाम है, यहाँ पर लिखे आपको जरूर मिलेंगे कि जी गरजते चालीसा, भयंकर पचासा, चीखते साठा। अब ये है क्या, तो है सीधा सा है, इन तीनों का संबंध है तो किससे है, इन तीनों का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना इन तीनों का संबंध है पछुआ पवनों से। एक नंबर तो ये कह दूं। दूसरी बात है, जैसा ये नाम है गरजते चालीसा, चालीसा का मतलब 40 डिग्री, पचासा का मतलब 50 डिग्री, साठा का मतलब 60 डिग्री। किंतु अब अगर मैं आपसे ये पूछूं एक प्रकार से, या आपसे ये कहूं कि ये गरजते चालीसा, ये भयंकर पचासा या चीखते साठा है, ये यहाँ इन हवाओं से संबंधित हैं, यानी कौन से, पछुआ से। तो पछुआ तो आपकी यहाँ भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है, और पछुआ आपकी यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भी है, कि ये हवाएं तो आपकी उत्तरी गोलार्ध में भी है और ये हवाएं आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी है। किंतु क्या इन गरजते चालीसा, भयंकर पचासा, चीखते साठा, इनका संबंध पछुआ हवाएं यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों की हवाओं से है। तो ध्यान रखना, इनका संबंध उत्तरी गोलार्ध की इन पछुआ पवनों से नहीं माना जाता, इनका संबंध केवल और केवल माना जाता है तो किससे, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो पछुआ हवाएं होती हैं। और वो हवाएं जो चलती हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री इन अक्षांशों के बीच में, क्योंकि हमने पढ़ा था ये 30 से और ये 60 है, तो यहाँ 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री जो क्या है, दक्षिण अक्षांश है। जो दक्षिण अक्षांश है, उन अक्षांशीय भागों पर जब हवाएं चलती हैं तो इन हवाओं को हम इन नामों से जानते हैं। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर इनको क्यों नहीं कहेंगे, यहाँ क्यों कहेंगे, तो यानी यहाँ जो ये उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल अधिक है, महाद्वीप है, और इन स्थलीय या इन महाद्वीपीय भागों पर हवाओं की गति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। इन हवाओं की गति के बीच में अवरोध देखने को मिलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इन भागों पर 40, 50, 60 डिग्री जिन अक्षांशों की बात है, यहाँ इन भागों पर बड़े पैमाने पर अपने कह सकते हैं तो महासागर है, समुद्र है, और इन समुद्री इन महासागरीय भागों पर बिना किसी अवरोध के हवाएं हैं, तेज गति से चलती है। और जब इनकी गति इतनी ज़्यादा होती है तो 40 डिग्री जब दक्षिणी अक्षांशों पर चलती हैं तो इनकी तीव्रता की वजह से इन्हें कहा जाता है गरजते चालीसा, 50 डिग्री पर इनको कहा जाता है भयंकर पचासा, और 60 डिग्री पर इनको इनकी तीव्र आवाज़ की वजह से कहा जाता है
तो कहें हम चीखते साठा के नाम से। तो यानी ये कुछ भाग है जिसमें आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पर वायदाब की पेटियाँ जिनकी संख्या मुख्य रूप से 4 कही थी, टोटल की बात हमने कही थी तो 7 कही थी। इनका नामकरण हमने कह दिया, जिसमें 2 वायुदाब की पेटियाँ क्या होंगी, तापजन्य हैं, 2 वायुदाब की पेटियाँ गतिजन्य हैं। सभी को हमने यहाँ अंकों से, इनके शब्दों से प्रदर्शित कर दिया। कौन सा भाग निम्न होगा, कौन सा उच्च होगा, क्रम ध्यान रखना, बीच का निम्न है, फिर उच्च है, फिर निम्न है, फिर उच्च है, ये क्रम आपका बिल्कुल सीधा सा है। फिर इन्हीं वायुदाब की पेटियों के बीच के जो हिस्से हैं, भाग है, उन पर हम क्या कह रहे हैं, वहां पर चलने वाली हवाएं हैं। अब हवाएं 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी गोलार्ध में है, टोटल 3 ही सेम हैं। जैसी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं 1 चल रही है वैसी उसकी सेम कंडीशन है, जैसी दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है वैसी उसकी कंडीशन है। विशेष यहाँ पर ये होगा, हवाओं की दिशा को लेकर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर इनका वर्गीकरण आपको ध्यान रखना होता है। कई बार उत्तरी गोलार्ध की पूछ ली, हम दक्षिणी की बताते हैं, कई बार दक्षिणी की पूछ ली, हम उत्तरी गोलार्ध की बताएंगे। इसके लिए जरूरी है जो बना हुआ मैप होगा, डायग्राम जिसको हमने स्टार्ट में सही स्पष्ट बनाया था, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। तो ये हमारा जलवायु के अंतर्गत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए मैंने स्टार्ट में भी कह दिया था, आप राजस्थान में आप पढ़ते हो इतना आपको कभी कहीं नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वहाँ पर ये कह दिया जाता है इसका कहीं कोई संबंध है नहीं। किंतु मैं ये कहता हूँ कि आपको यहाँ अगर आप पढ़ रहे हो, हाँ हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा हो, किंतु ये चीज़ें आपको हमेशा काम आने वाली हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे राजस्थान के अंतर्गत जो मानसून का जो चक्कर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तब मैं वो चीज़ें बोलूँगा जिसके अंतर्गत अभी बोल रहा हूँ। जैसे इस मानसून के अंतर्गत यहाँ योगदान होगा तो किसका होगा, व्यापारिक हवाओं का। एक लाइन बोल के जा रहा हूँ, जब भारत में या राजस्थान में ग्रीष्मकालीन मानसून होगा उसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहेंगे। उस मानसून में सबसे बड़ा योगदान होगा व्यापारिक हवाओं का, और व्यापारिक हवाएं कहाँ की, दक्षिणी गोलार्ध की। कि इस समय पर दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं उन हवाओं का एक महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलेगा। वो क्या होगा, कैसे होगा, उस दौरान हम जब पढ़ेंगे तब वो बातें हमारे सामने आएगी। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से कवर करें। और पहले भी बोला है, जो टॉपिक आपका स्टार्ट से जब चलाया था ये जलवायु वाला, तो उसको फर्स्ट क्लास से देखें, क्योंकि अगर आप बीच के अंतर्गत इसको देख रहे हो तो आपके हो सकता है समझ से कुछ बाहर हो जाए। कई बातें क्या हो जाती हैं, पीछे के टॉपिक में हमने चर्चा में ले ली होती है, कई बातें हम आगे के टॉपिक में चर्चा पे लेते हैं। तो टॉपिक को जो भी पढ़ना है, जिस भी टॉपिक को पढ़ना है, उसकी जो भी जितनी भी क्लास है, 1 है, 2 है, 5 है, सभी क्लासों को आप कंटिन्यू देखें ताकि उसमें आपका पूरा टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो सके। तो इसके साथ ही एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।